तो डेविड फॉस्टर वालिस की इन्फिनिट जेस्ट। यार सच कहूं तो इस किताब को पढ़ना ना किसी मैराथन से कम नहीं है। मतलब 1000 से ज्यादा पन्ने और ढेरों फुटनोट्स। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस बेहद जटिल लेकिन शानदार किताब के कोर आइडियाज को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। अब हम जिस शानदार सारांश को देखने जा रहे हैं ना, वो ज्ञान की यात्रा नाम के एक बहुत ही दिलचस्प ब्लॉग से लिया गया है। यह ब्लॉग किताबों और दर्शन के जरिए हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से चुनौती देता है। तो ज्ञान की यात्रा यानी जर्नी ऑफ नॉलेज। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ज्ञान की यात्रा सिर्फ एक ब्लॉग नहीं है, बल्कि ये पढ़ने, सीखने और आत्मविकास की एक बेहद प्रेरक दुनिया है। इसका असली मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की समझ को एक बिल्कुल नया नजरिया देना है। यहाँ जीवन दर्शन को इतने सरल और रोचक तरीके से समझाया गया है कि आप बस पढ़ते रह जाएंगे। खैर, वापस आते हैं इन्फिनिट जेस्ट पर। 1996 में पब्लिश हुआ ये उपन्यास। सच मानिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा कल्चरल इकोसिस्टम है। ये हमारी आदतों, मनोरंजन की लत और हमारे पारिवारिक रिश्तों पर एक बहुत ही गहरी और तीखी चोट करता है। किताब के अध्यायों की शुरुआत होती है अध्याय 1 से, खुशी का वर्ष यानी द ईयर ऑफ ग्लैड। यहाँ हमारी मुलाकात होती है एनफील्ड टेनिस एकेडमी के एक बेहद टैलेंटेड खिलाड़ी हैल इनकंडेंजा से। हैल अंदर से एक पक्का जीनियस है, उसका दिमाग तेज है, उसकी शब्दावली तो कमाल की है, लेकिन बाहर से दुनिया को वो बिल्कुल अलग, अजीब और असंगत लगता है। आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है क्या कि आपके अंदर की दुनिया और बाहर जो आप दिखते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क हो? यही विरोधाभास ना इस पूरी कहानी का मुख्य आधार है और हैल के पतन का एक बहुत बड़ा हिंट भी देता है। इसके बाद आते हैं अध्याय 2 से 6, रियायती समय और पारिवारिक चित्र। यहाँ वॉलिस ने एक ऐसा व्यंग्यात्मक सिस्टम बनाया है जहाँ सालों के नाम अब नंबरों से नहीं बल्कि कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स के नाम पर रखे जाते हैं। जैसे डिपेंड अडल्ट अंडरगारमेंट का वर्ष। सोचिए कितना अजीब है ना। यहाँ हम हेल के परिवार यानी इनकंडेंजा परिवार की भी एक झलक देखते हैं। उसके पिता जेम्स एक फिल्म निर्माता हैं जिन्होंने इन्फिनिट जेस्ट नाम की एक ऐसी फिल्म बनाई है जो लिटरली जानलेवा है। वहीं उसकी माँ एवरिल हर चीज पर कंट्रोल रखने की भावना को दर्शाती हैं। साथ ही हमें यहाँ टेनिस ट्रेनिंग के भी कुछ शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। फिर अध्याय 7 से 13 हमें एनेट हाउस ले जाते हैं, जो नशे की लत से उबरने वालों का एक ठिकाना है। यहाँ डॉन गेटली की कहानी हमें दिखाती है कि नशे से दूरी बनाए रखना यानी संयम पाना असल में कितना मुश्किल है। देखिए, एक तरफ टेनिस एकेडमी का कठोर अनुशासन है और दूसरी तरफ एनेट हाउस की अव्यवस्था। कथा शैली यहाँ बार बार बदलती है, जो इंसान की लत और किसी चीज पर उसकी निर्भरता को बहुत ही गहराई से दिखाती है। अब रुक करते हैं अध्याय 14 से 20 का, मनोरंजन कारतूस यानी द एंटरटेनमेंट कार्ट्रिज। इमेजिन कीजिए एक ऐसी फिल्म जो इतनी ज्यादा मनोरंजक है कि उसे देखते देखते लोग अपनी जान दे बैठते हैं। जी हाँ, यही है इन्फिनिट जेस्ट फिल्म। ये आज की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रूपक है कि कैसे हम एंटरटेनमेंट की लत में अपनी सुध-बुध पूरी तरह खो देते हैं। लेकिन इसी बीच हैल का भाई मारियो इनकंडेंजा एक बहुत ही मासूम किरदार के रूप में सामने आता है। वॉलिस ने मारियो की इस मासूमियत को इस सुन्न कर देने वाले मनोरंजन के खिलाफ एक इमोशनल ढाल की तरह इस्तेमाल किया है। अध्याय 21 से 30 के बीच कहानी थोड़ा गियर बदलती है और जासूसी और भू राजनीति में घुस जाती है। इसमें एक अमेरिकी एजेंट ह्यूज डीपली और एक क्यूबेक अलगाववादी रेमी मराठे शामिल हैं। उनके बीच की बातचीत ना बिल्कुल किसी शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के रोमांच जैसी लगती है। ये अध्याय उपन्यास के दायरे को व्यक्तिगत लत से निकालकर बड़े राष्ट्रीय स्तर तक ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अध्याय 31 से 40 की ओर, टेनिस, आघात और समय। यहाँ ईटीए के कठोर ट्रेनिंग प्रोग्राम का बहुत ही डिटेल में चित्रण किया गया है। इसके अलावा अंतर्निर्भरता दिवस नाम का अध्याय अमेरिकी देशभक्ति पर बहुत तीखा व्यंग करता है। और वो सब्सिडी युक्त समय प्रणाली, वो तो पूरी किताब में एक चलता फिरता मजाक बन जाता है। इस दुनिया में हर चीज बिकाऊ है, यहाँ तक कि समय भी। लेकिन इन सब के बीच पुराने आघात यानी ट्रॉमा सतह पर आने लगते हैं और हेल का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। अध्याय 41 से 50 पतन और अभिसरण के हैं। यहाँ हेल धीरे धीरे मादक द्रव्यों यानी नशे की ओर बढ़ने लगता है।
और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? कहानी की शैली भी पूरी तरह से भ्रामक और अराजक हो जाती है। ईटीए, एनेट हाउस और राजनीतिक षड्यंत्र ये सब आपस में टकराने लगते हैं। वॉलेस का लिखने का तरीका खुद इतना व्यसनकारी हो जाता है कि पाठक भी इन उलझे हुए धागों में फंस जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई नशे में फंसता है। और अंत में अंतिम अध्याय, अस्पष्टता और मुक्ति, ये हमें डॉन गेटली के मृत्यु निकट अनुभव तक ले जाता है। दिलचस्प बात यह है कि किताब वहीं आकर खत्म होती है जहां से हेल के टूटने की शुरुआत हुई थी। वॉलेस जानबूझकर कहानी के धागों को पूरी तरह नहीं सुलझाते, कोई सीधा अंत नहीं है, बल्कि वो सब कुछ अस्पष्ट छोड़ देते हैं। हमें अपनी लत और मनोरंजन के प्रति जवाब खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। इतनी जटिल और विशाल कहानी के बाद आइए अब बात करते हैं इस उपन्यास के प्रमुख विषयों की। अगर हम इस पूरी किताब को समराइज करें ना, तो इसके 5 मुख्य विषय हैं। पहला, लत बनाम अनुशासन की लड़ाई। दूसरा, मनोरंजन का जाल, यानी कैसे एंटरटेनमेंट हमें फंसाता है और खोखला करता है। तीसरा, संचार का टूटना। चौथा, राष्ट्रवाद और उपभोक्तावाद पर व्यंग। और पांचवां और सबसे अहम, मुक्ति के रूप में पीड़ा, कैसे ईमानदारी से सही गई पीड़ा अंततः हमें बदल सकती है। इन्फिनिट जेस्ट तो खैर एक मास्टरपीस है ही, लेकिन इस ब्लॉग पर और भी कई शानदार किताबें हैं जो आपके नज़रिए को बदल सकती हैं। चलिए कुछ और लोकप्रिय पोस्ट्स पर एक नज़र डालते हैं जो हमारे सोचने के तरीके को और भी गहरा कर सकती हैं। सबसे पहले है मून वॉकिंग विद आइंस्टीन। ये किताब हमें बताती है कि बेहतरीन याददाश्त वाले लोग कोई पैदाइशी जीनियस नहीं होते, बिल्कुल नहीं, बल्कि वे प्राचीन तकनीकों का अभ्यास करते हैं। इससे आप भी सीख सकते हैं कि कैसे साधारण लोग अभ्यास के जरिए अपनी याददाश्त को असाधारण बना सकते हैं। दूसरी कमाल की किताब है ऑर्डिनरी मैजिक। ये हमें सिखाती है कि दुनिया बड़े बड़े सुधारों से नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों के छोटे छोटे अर्थ बदलने से बदलती है। क्योंकि हम घटनाओं पर नहीं, बल्कि उनके मतलब पर रिएक्ट करते हैं। हमारे नजरिए के ये छोटे बदलाव सच में हमारी जिंदगी में जादू कर सकते हैं। और फिर है आर्थर शोपेनहावर की काउंसिल्स एंड मैक्सिम्स। ये बड़ी गहराई से समझाती है कि हमारी खुशी का सबसे बड़ा कारण हमारा अपना आंतरिक स्वभाव है, बाहरी दिखावा नहीं। पैसा, शोहरत, तारीफ ये सब बहुत ही अस्थिर हैं। असल खुशी का आधार तो हमारे मन की शांति और विचारों की क्वालिटी ही है। इन सभी बेहतरीन सारांशों के पीछे प्रफुल्ल शर्मा जी का प्रयास है। वे जीवन भर सीखने और कहानियों के जरिए आत्मविकास में बहुत विश्वास रखते हैं। उनका काम हमें आलोचनात्मक रूप से सोचने, अपनी छिपी हुई क्षमता को पहचानने और ज्ञान को सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए इंस्पायर करता है। भले ही हम इस ब्लॉग के आर्काइव में पुरानी पोस्ट्स देख रहे हों, लेकिन ज्ञान की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती है ना। इन्फिनिट जेस्ट की उलझनों से लेकर शोपेनहावर के दर्शन तक एक बात तो बिल्कुल साफ है, हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। तो आज का मेरा सवाल आपसे ये है, क्या हम अपने मनोरंजन को अपनी कमजोरी बनने दे रहे हैं या अपनी जिज्ञासा को अपनी सबसे बड़ी ताकत? इसी सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ, हमेशा सीखते रहिए।